सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड के जिलों में मौसम के बदलाव की। आज भी कई जिलों में बारिश जारी है। 19 जुलाई तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। खासतौर से पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल में बारिश की आशंका बनी हुई है कि भारी बारिश कल तक होती रहेगी। हरिद्वार और देहरादून में भी भारी बारिश हो सकती है और इसी भारी बारिश के चलते अब उत्तराखंड के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि जो बारिश सामान्य से ज्यादा हो रही है ये कई जगहों पर कई तरीके से मुसीबत का सबब बन सकती है। प्रमुख जिलों की बात करें, पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल में येलो अलर्ट है। साथ ही हरिद्वार और देहरादून में भी भारी बारिश हो सकती है। देहरादून में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। बारिश की वजह से कई घरों में पानी घुस गया। कई क्षेत्रों में बारिश से हाल बेहाल हो गए। आप देखिए सड़कों पर ये स्थिति है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई तेज बहाव वाली नदी बह रही है। तो ये देहरादून की हालत है, ये राजधानी की हालत है, जहां पर ऐसी बारिश हुई कि घरों में पानी घुस गया और तेज बहाव के साथ जैसे बरसाती नाले बहते हैं उस तरीके से सड़कों पर पानी बह रहा है। कई क्षेत्रों में बारिश से हाल बेहाल हो गया है। तो एक तरफ तो ये प्रकृति का कहर है और दूसरी तरफ ये धारा ये भी बताती है कि शहर का ड्रेनेज सिस्टम कितना घटिया है कि पानी सड़कों पर बह रहा है और सड़कें छोटी नदियों में तब्दील हो गई। तो राजधानी में देहरादून में कई घरों में पानी घुस गया। जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हुआ है। रामनगर में लगातार हुई बारिश से चोरपानी इलाके में एक मकान में 2 कमरे गिर गए। तो वहीं बरसाती नाले में एक कार बह गई। हालांकि सभी कार सवार सुरक्षित हैं। तो देखिए 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। ये रामनगर की तस्वीर है जहां मकान के 2 कमरे धराशायी हो गए तेज बारिश और बहाव के चलते। वहीं एक कार नाले में बहने लगी। हालांकि गनीमत की बात रही कि सभी लोग सुरक्षित बाहर आ गए, निकाल लिए गए, लेकिन कार क्षतिग्रस्त हुई है। ये बहाव इतना तेज था कि ये कार नाले में बहने लगी। उत्तराखंड में मानसून का मौसम मानो मुसीबत ही लेकर आता है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं पर बरसाती नालों के उफान पर आने से आम आदमी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बारिश मुसीबत बनकर बरस रही है। बागेश्वर में आसमान से बरसी मानसून की मुसीबत से ग्रामीण दहशत में है। अचानक पहाड़ों से पानी के साथ मलबा बहकर आने लगा। खुद को सैलाब के बीच घिरता देख खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों ने किसी तरह से भागकर जान बचाई। उधर धारचूला के दारमा घाटी के ग्रामीण भी मानसून की मुसीबत झेल रहे हैं। पानी की वजह से बरसाती नाले में उफान आ गया है। ऐसे में लोग दहशत के साए में नदी को पार कर रहे हैं। तस्वीर देखकर ही हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाए। नीचे उफानता बरसाती नाला और उसके ऊपर लकड़ी का एक लट्ठा रखकर पुल बनाया गया। इसी से ग्रामीण बरसाती नाला पार कर रहे हैं। जरा सी चूक हुई नहीं कि सीधा मौत से सामना होगा। बरसात में सड़कें ध्वस्त हैं। ऐसे में ग्रामीण पथरीले रास्तों से सफर करने को मजबूर हैं। अभी तक हम नाला देख पा रहे हैं और महिलाएं बड़ी मुश्किल से रोड पार कर रही हैं। तो जान खतरे में डाल के एक तरीके से आप कह सकते हैं। एबीपी गंगागिरी धारचूला से नीरज के साथ बागेश्वर से हिमांशु गढ़िया की रिपोर्ट। तो मौसम पूरी तरीके से बदल चुका है। राजधानी हो या फिर दूर दराज के पहाड़ी इलाके हों, जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हुआ है। विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, जिस तरीके से तेज बारिश हो रही है कई जिलों में और जो तस्वीरें देहरादून से सामने आई हैं, ये बताने के लिए काफी है कि अगर राजधानी में सड़कें नदी बन गई हैं तो पहाड़ी इलाकों का कितना बुरा हाल हो चुका है। बिल्कुल,
अवधेश देखिए, लगातार ऊपरी पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक बारिश बनी हुई है। अभी फिलहाल राजधानी देहरादून में बारिश अभी रुकी हुई है, लेकिन थोड़े अभी बादल छाए हुए हैं। बारिश किसी भी समय हो सकती है, लेकिन अभी आने वाले 3 दिनों के लिए मौसम विभाग ने भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और अवधेश ये भी देखना होगा कि मानसून की बड़ी बारिश और भारी बारिश देखने को मिली है। पिछले 24 घंटे से लगातार ऊपरी पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है, जिसके चलते राजधानी देहरादून के तमाम कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं जो प्रशासन की थी वो चरमरा गई है। और ऐसे में कई लोगों के घरों में पानी भरा है। राजधानी के अलग अलग इलाकों में लगातार मूसलाधार बारिश के कारण लोगों के सामने बड़ी दिक्कत आ रही थी। ये राजधानी देहरादून का मैं नज़ारा है कि अभी बारिश तो ज़रूर रुकी हुई है, लेकिन अभी बादल छाए हुए हैं और आम जनजीवन जरूर प्रभावित हुआ है, क्योंकि ऊपरी पहाड़ी इलाकों में अवधेश लगातार मूसलाधार बारिश जारी है। तो ऐसे में मौसम विभाग ने अभी आने वाले 3 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऊपरी पहाड़ी इलाकों में कई ऐसे राजमार्ग हैं जो पूर्ण रूप से अवरुद्ध हो चुके हैं, जिनको खोलने का प्रयास जारी है। और ऐसे में निचले इलाकों में जो गंगा का जलस्तर है, नदियों का जलस्तर है, वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लगातार ऊपरी पहाड़ी इलाकों में जिस तरह से बिल्कुल और मुसीबतें लगातार बढ़ रही हैं। विनोद, आप हमारे साथ बने रहिए, कुछ और अहम खबरें हैं जिस पर आपसे जानकारी और अपडेट्स लेंगे। उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया है। यात्रा को रद्द करने को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सरकार आम आदमी की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं करना चाहती, इसीलिए प्रदेश सरकार ने फैसला लिया। सीएम का कहना है कि अलग अलग राज्यों से आने वाले कांवड़िया हरिद्वार में एक साथ इकट्ठा होते हैं, इसलिए कोरोना महामारी के समय इतनी भीड़ एक साथ जुटने से कोरोना के संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में क्या है, यात्रा चलती है, लोग आते हैं जाते हैं, लोग आते हैं जाते हैं, रास्ते में आते हैं, हरियाणा के लोग आते हैं जाते हैं, दिल्ली के लोग आते हैं जाते हैं, राजस्थान के भी आते हैं, मध्य प्रदेश के भी आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है कि जो हमारा हरिद्वार है, ऋषिकेश है, ये आसपास का क्षेत्र है, यहाँ आके सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। यानी कि 15 दिनों के अंदर 3 करोड़ लोग यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। बहुत सोचा विचारा, कई आधिकारिक लेवल की बात हुई। हमने कहा भाई हम भी भोले के भक्त हैं, हम भी भगवान के भक्त हैं, हम भी आस्था और श्रद्धा पर विश्वास रखते हैं, लेकिन हम जान माल से किसी प्रकार का कोई भी समझौता नहीं कर सकते। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा रद्द करने को लेकर सरकार की तरफ से लिए गए फैसले के बाद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद भी सरकार के समर्थन में आ गया है। अखाड़ा संतों ने सभी शिव भक्तों से अपील की है कि सभी लोग अपने घरों में रहकर भगवान शिव का अभिषेक करें और जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलें। वहीं हरिद्वार के डीएम ने कहा कि इस बार कांवड़ मेला काफी चुनौतीपूर्ण रहेगा। हमारी डाकघरों से बात हो चुकी है, शिव भक्तों की मांग के अनुसार गंगा जल उनके घर तक भिजवाया जाएगा। उत्तराखंड सरकार, भारत सरकार और WHO, क्योंकि जिस राज्य में हम रहते हैं उस राज्य की सरकार की बात अगर राष्ट्र हित है, समाज हित है, राज्य हित है, तो हमें उसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, उसे मानना चाहिए। हमारे आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी मेरे अत्यंत प्रिय हैं, यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने बहुत सोच समझ करके, बहुत सूझबूझ तरीके से उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा न हो इसका यह निर्णय लिया है। निर्णय कठोर है, लेकिन राष्ट्र हित है, समाज हित है और जनमानस के हित के लिए है। कांवड़ यात्रा को लेकर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। आपको दिखाते हैं कि राजनीतिक दलों का कांवड़ यात्रा को लेकर क्या कहना है। जो दुनिया में कुंभ को बदनाम कर दिया, गंगा जी को बदनाम कर दिया, अब कांवड़ यात्रा जो किसी प्रकार से व्यवस्थित नहीं होती, कांवड़ यात्रा में किसी का नियंत्रण नहीं होता, अब कांवड़ यात्रा आएगी और जिस प्रकार से तीसरी लहर की चेतावनी तमाम वैज्ञानिक, तमाम विशेषज्ञ दे रहे हैं, मैं समझता हूँ कि कांवड़ यात्रा के बारे में राज्य सरकार ने जो फैसला किया है उस पर दृढ़ रहना चाहिए। ज़्यादा लोग ना आए, कुछ ऐसा कुछ सरकार सोचे तो व्यवस्था बनानी चाहिए, व्यवस्था तो बनानी चाहिए, लेकिन लोगों की भीड़ नहीं होनी चाहिए ज़्यादा और कोविड नियमों का बिल्कुल पालन होना चाहिए। अगर मन यात्रा, मैं वही तो कह रहा हूँ कि यात्रा खुले लेकिन वो सीमित मात्रा में हो। मार्केट पूरी तरह से खुले हुए हैं, तमाम रेस्टोरेंट, होटल्स, शादियों में और पार्कों में तक परमिशन सब खुल गई है। तो मुझे लगता है कि जो लोग भी आस्था रखते हैं, और ऐसा भी होता है कि बहुत सारे युवा
जो एक बार कांवड़ यात्रा करते हैं तो ये माना जाता है कि दूसरे साल या तीसरे साल लगातार उनको 2-3 साल तक उस यात्रा को दोहराना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं ये उनकी आस्था पर ठेस है। और विनोद हमारे साथ लगातार बने हुए। विनोद, अगर कांग्रेस के स्टैंड की बात करें तो कांग्रेस भी वही कह रही है जो मुख्यमंत्री और सरकार ने निर्णय लिया है कि लोगों की सुरक्षा जरूरी है। लेकिन यूकेडी और आम आदमी पार्टी की बात करें तो अगर कुंभ हो तो इनको दिक्कत हो जाती है, कांवड़ यात्रा ना हो तो इनको दिक्कत हो जाती है। मतलब इनको दिक्कत इनकी बनी रहती है, इनको जनहित से कोई वास्ता नहीं है, केवल सियासत करनी है। बिल्कुल। अवधेश, देखिए, सियासत करने की बात अलग है, लेकिन इस बार मामला सिर्फ इस बात का है कि जिस तरह से कोविड संक्रमण बढ़ा और हमने तमाम मामले और रिजल्ट कोविड का किस तरीके का रहा है उसको देखते हुए, और तीसरी लहर का अंदेशा अब माना जा रहा है कि तीसरी लहर भी अब अपना कहर बरपा सकती है, तो प्रभावी कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने ये फैसला लिया था कि इस बार कांवड़ यात्रा नहीं होगी। और उसी क्रम में पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भी कांवड़ का संचालन बंद कर दिया गया, यानी स्थगित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री खुद मान चुके हैं कि अगर कांवड़ यात्रा का संचालन होगा तो करीब उत्तराखंड में 2.5 से 3 करोड़ श्रद्धालु उत्तराखंड में आएंगे, तो एक बार फिर कोविड का संक्रमण बड़ा अपना कहर बरपा सकता है। प्रभावी कदम उठाते हुए इस बार कांवड़ यात्रा का संचालन बंद कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है, लेकिन सियासी दल लगातार अपनी सियासी रोटी सेकते रहे हैं, चाहे कुंभ के आयोजन को लेकर हो या फिर कांवड़ यात्रा को लेकर हो। इस बार राज्य सरकार की ओर से कांवड़ यात्रा के संचालन को बंद कर दिया गया है, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जरूर कल कहा कि जिस तरह से अभी सख्ती बरतने के भी निर्देश दिए गए हैं, अगर कोई कांवड़िया फिर भी उत्तराखंड में कोई आता है तो उस पर सख्ती बरती जाएगी। और ऐसे अवधेश कई ऐसी सीमाएं हैं जहां पर पुलिस की विशेष टीमें गठित कर सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि अगर कांवड़िया कोई उत्तराखंड की सीमा में घुसता है तो आपदा प्रबंधन एक्ट के अनुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी, एफआईआर दर्ज होगी, तो तमाम सख्ती बरतने के भी निर्देश दिए गए हैं। और जैसा मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, चंडीगढ़ हो, उत्तर प्रदेश हो, तमाम इन राज्यों के लोग यानी श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचेंगे और भीड़ का जमावड़ा बन सकता है, क्योंकि बिल्कुल। और उसी के मद्देनजर तय किया गया कि आस्था सर्वोपरि है, लेकिन लोगों की जान बचानी हो तो फिर समझौता नहीं होगा। विनोद, हमारे साथ आप बने रहिए, कुछ और अहम खबरें हैं उस पर भी जानकारी आपसे लेंगे। वीकेंड पर देहरादून के पर्यटक स्थलों पर पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है और राजधानी के पर्यटक स्थलों पर पुलिस फोर्स की तैनाती हुई है। पुलिस के लिए इन जगहों पर भीड़ को कंट्रोल करना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि रविवार के दिन पर्यटक स्थलों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। तो रविवार को पर्यटक स्थलों पर भीड़ उमड़ती है, ऐसे में अब पुलिस सतर्क है। वीकेंड पर पुलिस ने सख्ती बढ़ाई है। विनोद हमारे साथ बने। विनोद, वीकेंड पर जो पर्यटकों की भीड़ बढ़ती है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या पूरा मास्टर प्लान है, क्या काम कर रही है पुलिस? बिल्कुल अवधेश, देखिए, पिछले वीकेंड की अगर बात करें तो जरूर पुलिस के सामने और लोगों के सामने चुनौती थी, क्योंकि जितने भी उत्तराखंड के पर्यटक स्थल है, जिसमें मसूरी, धनोल्टी, नैनीताल, तमाम ऐसे पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों का जमावड़ा रहा, और ऐसे में कई चुनौती पुलिस के सामने थी कि आखिरकार इस बढ़ती भीड़ पर किस तरह से नियंत्रण करे। और अब सख्ती पुलिस ने की गई है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पर्यटक स्थलों पर पुलिस ने टीमें गठित की गई है, ताकि अनावश्यक रूप से जो भीड़ आती है उसको कंट्रोल कर सके। सीमाओं पर RT-PCR की रिपोर्ट देखकर ही उत्तराखंड में एंट्री दी जा रही है और विशेष सख्ती बरतने के भी यहाँ निर्देश दिए हैं। पिछली बार अगर वीकेंड की बात करें तो लगातार पर्यटक स्थल भीड़ से सटे पड़े थे, उसको देखते हुए लोगों के सामने और पुलिस प्रशासन के सामने बड़ी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ा। आखिरकार इस भीड़ से कैसे निजात मिले, और कोरोना की तीसरी लहर के अंदेशे को देखते हुए अगर ये भीड़ जुटती है तो एक बड़ी चुनौती स्वास्थ्य विभाग और राज्य सरकार के समक्ष हो सकती है। आखिरकार इस बढ़ती भीड़ पर कंट्रोल कैसे कर पाए। विशेष सख्ती बरतने के निर्देश राज्य सरकार की ओर से दिए गए हैं, और जितनी भी उत्तराखंड के बॉर्डर्स हैं और जो भी लोग उत्तराखंड में आ रहे हैं उनकी RT-PCR की रिपोर्ट चेक करके ही उनको उत्तराखंड में एंट्री मिल रही है। पिछले वीकेंड का इस बार जरूर असर देखा जा रहा है और सतर्कता भी बढ़ती जा रही है। शुक्रिया आपका विनोद, जानकारी को देने के लिए, अपडेट्स को देने के लिए। कोरोना के चलते उत्तराखंड में पर्यटन स्थल वीकेंड पर भी खाली पड़े रहे, जिसकी वजह से पर्यटन से जुड़े लोग काफी दुखी हैं। साथ ही जिला पंचायत को भी नुकसान हो रहा है। कोरोना से पहले जहां वीकेंड पर पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिलती थी, वहीं आज सड़कें सूनी पड़ी हैं। इस बार प्रशासन ने पर्यटकों के लिए नैनीताल शहर से 9 किलोमीटर दूर रूसी बाईपास और नारायण नगर में पार्किंग की व्यवस्था की थी, लेकिन कोरोना के चलते पार्किंग खाली है।
हम लोग जनपद के बॉर्डर्स पे चेकिंग कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन की भी, और इसके अलावा रिपोर्ट्स भी चेक कर रहे हैं कि लोगों के पास में RT-PCR या RAT या TrueNAT कोई सी भी रिपोर्ट होगी तो उनको एंट्री मिल रही है। साथ ही साथ जिसको नैनीताल आना है तो वीकेंड पे हम लोग होटल बुकिंग वालों को अलाउ करते हैं, वो भी बॉर्डर पे ही चेक कर ले रहे हैं। अगर आपके पास होटल बुकिंग्स है तो आपकी गाड़ी पे नैनीताल की चिट लगा दे दी जा रही है और उस हिसाब से आपका रूट डाइवर्ट कर दिया जा रहा है। इसके अलावा जो टूरिस्ट हैं वो जनपद में और जगह घूमने के लिए फ्री हैं, अगर उनके पास होटल बुकिंग्स नहीं है तो भी वो भीमताल है, भवाली है, मुक्तेश्वर, रामगढ़ इधर घूम सकते हैं। बट नैनीताल के लिए उनको होटल बुकिंग्स भी चाहिए अपार्ट फ्रॉम रिपोर्ट एंड रजिस्ट्रेशन। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जोशीमठ विकासखंड पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। जोशीमठ जाने से पहले त्रिवेंद्र रावत ने गरुड़ गंगा में पौधारोपण किया, जिसके बाद उन्होंने उर्गम पहुंचकर भगवान कल्पेश्वर महादेव के दर्शन किए और महादेव से सुख समृद्धि की कामना की और कल्पेश्वर महादेव में पौधारोपण भी किया। वृक्षारोपण को लेकर के अलग जगाने का काम कर रहे हैं। बीजेपी उत्तराखंड के लोग जंगलों के प्रेमी हैं। अगर आज उत्तराखंड में हमारा इतना बड़ा वन क्षेत्र है तो स्थानीय नागरिकों की जो नजदीक है, फिर भी सतत ये जागृति बनी रहे, हम वृक्षारोपण करते रहेंगे। 2022 का विधानसभा चुनाव करीब आते ही अब राजनीतिक दलों की आम लोगों की चिंता सताने लगी है। आम आदमी पार्टी ने पहाड़ की जनता से 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में बड़ा अभियान शुरू कर दी है। प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया, कर्नल अजय कोठियाल ने 350 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आम आदमी पार्टी 10,000 कार्यकर्ता उत्तराखंड के 20 लाख परिवारों को गारंटी कार्ड बांटेंगे, जिसमें लिखा होगा कि अगर 2022 में उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो हर परिवार को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। 350 गाड़ियां हैं ये और करीबन 10,000 कार्यकर्ता इस पूरे प्रोग्राम में लगेंगे। रजिस्ट्रेशन डेस्क भी लगा रहे हैं हम, ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, घर घर भी जाएंगे। तो ये बहुत व्यापक कार्यक्रम है जिससे कि जो फ्री बिजली गारंटी कार्ड है वो प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचे और जो 300 यूनिट फ्री बिजली का लाभ है वो हर एक व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए, इसका लक्ष्य है। आम आदमी पार्टी के गारंटी कार्ड को लेकर भाजपा और कांग्रेस में सवाल उठाने शुरू हो गए हैं। भाजपा और कांग्रेस का आरोप है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली की तरह उत्तराखंड में भी प्रदेश की जनता से झूठे वादे कर रही है। को वो झांके और फिर उत्तराखंड की रीति और नीति को समझे, यहाँ के भौगोलिक परिस्थिति को जाने, यहाँ के आय के संसाधनों को जाने, तब जाकर के आगे बात करें। ये झूठा वादा जनता को देने का काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी कहीं टिकने वाली नहीं है। कि आम आदमी पार्टी जो लॉलीपॉप उत्तराखंड की जनता को या जो सपने उत्तराखंड की जनता को दिखा रहे हैं वो हकीकत में कहीं भी वो ज़मीन पे नहीं उतरेंगे। दिल्ली की राजनीति और बात है और पहाड़ की राजनीति और है। यहाँ पे पहाड़ की जनता समझती है कि किसके साथ रहना और किसके साथ नहीं रहना। देहरादून में शुक्रवार को देवस्थानम बोर्ड को लेकर हुई मीटिंग में न तो चारधाम के तीर्थ पुरोहितों को बुलाया गया था और न ही तीर्थ पुरोहितों की मांगों को लेकर खास बातचीत हुई, जिस वजह से चारधाम के तीर्थ पुरोहित नाराज है। इसे लेकर तीर्थ पुरोहितों में जबरदस्त आक्रोश है। देवस्थानम बोर्ड पर तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। चारधाम के तीर्थ पुरोहित पिछले 36 दिनों से धरने पर हैं, मगर अब इनका धरना आंदोलन का रूप ले चुका है। तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी इसलिए और बढ़ गई क्योंकि शुक्रवार को देहरादून में हुई मीटिंग में पुरोहितों को बुलाया तक नहीं गया। अगर इनकी स्थिति देवस्थानम बोर्ड पर साफ है, किसी गुप्त एजेंडे के तहत अगर कार्य नहीं कर रहे हैं तो इनको तीर्थ पुरोहितों के साथ खुले मंच पर वार्ता करने से क्यों परहेज है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी वास्तव में तीर्थों में व्यवस्था बनाना चाहते हैं, तीर्थ पुरोहितों का सम्मान करना चाहते हैं तो एक देहरादून में वो बैठक बुला सकते हैं चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों को। पुरोहितों का कहना है कि जब सरकार इनके हक हकूकों की बात करती है तो फिर इतनी अहम बैठक में उन्हें बुलाना जरूरी क्यों नहीं समझा गया। हालांकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पुरोहितों के हकों का सरकार पूरा ध्यान रखेगी। सरकार का उद्देश्य ये नहीं है कि हम उस पर कोई कब्जा करें
उस पर अधिकार जमाएं। सरकार का काम केवल इतना है कि हम उसमें व्यवस्था बनाने का काम करेंगे, उसमें सुविधाएं देने का काम करेंगे। बिजली, पानी और अन्य प्रकार की जो भी सुविधाएं आवास से संबंधित हो सकती है उनको सरकार देने का काम करेगी। नाराजगी इस कदर बढ़ गई है कि अब तीर्थ पुरोहित बोर्ड में नामित किए गए सदस्यों का बहिष्कार करने का फैसला कर चुके हैं। पुरोहितों ने इनका पुतला जलाकर नाराजगी जताई। इन्होंने पूरी नियमावली पढ़ रखी है, आज इनका हम विरोध कर रहे हैं। 4 धाम में जितने भी हमारे कुलद्रोही विभीषण और जितने भी ये जयचंद लोग जो कि हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारे अधिकारों को अकेले में जो है ये हथियाना चाह रहे हैं। 4 धाम के तीर्थ पुरोहित देवस्थानम बोर्ड को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जिसे लेकर चारों धाम में महीने भर से आंदोलन चल रहा है। सरकार की तरफ से अभी तक इस विवाद के निपटारे के लिए कोई पहल नहीं की गई, जिस वजह से पुरोहित आग बबूला है। अब बड़ा सवाल ये है कि सरकार पुरोहितों की नाराजगी को आखिरकार दूर कैसे करेगी। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। उत्तराखंड परिवहन निगम के कर्मचारियों को थोड़ी और राहत मिली है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रोडवेज कर्मचारियों की धनराशि मंजूर की। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों के हितों के लिए संवेदनशील है, उनकी सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार तत्पर है। आपको बता दें कि कोरोना के चलते रोडवेज बसों का संचालन नहीं होने से परिवहन निगम को घाटा हो रहा था और कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा। तो 2 तस्वीरें हैं। वेतन के लिए 34 करोड़ मंजूर हुए हैं। सीएम पुष्कर धामी ने राहत दी। और बड़ी खबर रुद्रप्रयाग से है। केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्य जारी है। दिन रात पुनर्निर्माण के काम में मजदूर जुटे हैं। रात में भी धाम में काम चल रहे हैं। दूसरे चरण का पुनर्निर्माण काम 20% पूरा हो गया है और अगले साल तक दूसरे चरण के निर्माण कार्य को पूरा कर देने का लक्ष्य है।